नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी विषय के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से उठाया गया है हिंदी विषय के, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना लास्ट तक। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ये भी बता देना कि वह फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। क्लास 8 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट, क्लास 12 में, 11 12 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो। तो अगर चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए बिना किसी वक्त को शुरू करते हैं आज की हमारे शानदार सी क्लास को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों कितना 30 क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, कितने कौन से सब्जेक्ट के दोस्तों, ये हिंदी विषय के हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। तो यह दंतुरित मुस्कान के कविता के कवि कौन है आपको बताना होगा। तो कौन है दोस्तों, कौन है, तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है, नागार्जुन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दंतुरित मुस्कान का लेखक कौन है, नागार्जुन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे। ठीक है, यानी कि है, तो कवि नागार्जुन जो थे, ठीक है, वो मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है, यानी किस नाम से दोस्तों फेमस थे। तो किस नाम से फेमस थे, यात्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यात्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, ये क्या है, ये कौन चैप्टर का, ये दंतुरित मुस्कान चैप्टर का ही है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है। तो झोपड़ी में जो कमल खिलने का तात्पर्य है वो क्या है, गरीबी भी। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो झोपड़ी में जो कमल खिलने का अर्थ क्या तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, झोपड़ी का सुगंधित वातावरण। ऑप्शन नंबर 2 है गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में पूछ रहा है कि आर्थिक संपन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो झोपड़ी में कमल खिलने का अर्थ कविता में क्या था, गरीबी में भी आनंद की अनुभूति होता है। ठीक है, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है, कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है, तो बाल शिशु की। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि बच्चे का स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ। बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कमल के फूल खिलने लगे, मृत व्यक्ति के प्राणों का संचार होने लगा, शेफालिका के फूल झरने लगे और बबुल के पत्ते गिरने लगे। तो क्या हो जाएगा, बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, कवि तंतुरित मुस्कान में क्या तात्पर्य है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेफालिका के फूल झरने लगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बच्चे के स्पर्श मात्र क्या परिवर्तन हुआ था, शेफालिका का जो फूल है वो झरने लगा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि यदि बच्चे की माँ माध्यम ना बनती तो कभी क्या नहीं देख पाता। तो बच्चे की माँ माध्यम ना बनी तो कभी क्या नहीं देख पाता था, क्या नहीं देख पाते, तो धूल से सोने हुए शिशु। ठीक है, धूल से सने हुए शिशु। तो 6 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है। कौन कराता है दोस्तों, माँ कराती है। ठीक है, यानी कि अपने बच्चों को माँ ही है जो दूध मधुपर्क ये सब पान करवाती है दोस्तों। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माँ। ठीक है, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था, दंतुरित मुस्कान का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि बच्चा कवि को कैसे देख रहा है। ये भी कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान का ही है। ठीक है, तो बच्चा कवि को कैसे देख रहा था, बच्चा जो है कवि को कैसे देख रहा था, तिरछी नजरों से कवि को देख रहा था। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग देख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि कवि बच्चे का किससे संपर्क न होने की बात कर रहा है। तो कवि जो थे, ठीक है,
वो बच्चे के किसके संपर्क न होने की बात कर रहे थे उस कविता में, तो किस कविता में वहां पर किसके संपर्क ना होने से बात कर रहे थे वो, तो स्वयं से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नौ का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि माँ बेटी को किस पर मोहित न होने की शिक्षा देती है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये माता का अंचल चैप्टर से लिया गया है, कविता से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माँ बेटी को किस प्रकार मोहित ना होने की शिक्षा देती है, तो सुंदरता पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, माँ ने वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन के लिए क्या माना है, तो क्या माना है दोस्तों, बंधन माना है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से क्या बेटी की चारित्रिक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन है आपके पास जीवन के कटु यथार्थ के अनिविज्ञ और मानसिक रूप से अपरिपक्व और सरल हृदय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 का जीवन की चुनौतियों के प्रति सजगन। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन 4 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि माँ ने बेटी को क्या सीख दी, तो माँ ने जो है बेटी को क्या सीख दी थी। ठीक है, तो क्या सीख दी थी कि अन्याय का विरोध करने की। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका हम विरोध करने के लिए, अगर आपके साथ भी कोई अन्याय करता है तो उसको हमेशा विरोध कीजिए, कभी भी किसी से मत डरिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या देता था, उसकी जो माँ है उसको इस प्रकार की शिक्षा देती थी। ठीक है, कुछ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में कि स्वयं को कमजोर न समझने के, आप किसी से भी कम नहीं है। ठीक है, और आपका भी बात कर रहे हैं, आप भी किसी से कम नहीं है। अगर आपका आगे वाला बच्चा अगर आपसे तेज है तो आप भी तेज है, आप क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो स्वयं को कमजोर ना होने, यानी कि कभी भी अपने को किसी से कम ना समझे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है कि वस्त्र आभूषणों के मोह से दूर रहने की। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि कन्यादान कविता के माध्यम से बताइए कि माँ से अपनी बेटी को किसमें न आने की सीख दी। ठीक है, तो किसमें न आने की सीख दी दोस्तों, झूठी प्रशंसा में। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 हमसे पूछ रहा है कि कन्यादान कविता के आधार पर बताए कि स्त्री जीवन का बंधन किससे कहा गया है। तो कन्यादान कविता जो है दोस्तों, इस कविता में स्त्री जीवन का बंधन किससे कहा गया है, तो स्त्री जीवन का बंधन किससे कहा गया है दोस्तों, वस्त्र आभूषण को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये क्या तात्पर्य है। ठीक है, लड़की जैसी दिखाई मत देना, इससे क्या तात्पर्य है आपको बताना है। कौन से चैप्टर से लिया गया है, कन्यादान चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आत्ममुग्ध न होना, सबके सामने दुर्बल का प्रदर्शन मत करना, बंधनों से बांध लेना, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सबके सामने दुर्बलता का प्रदर्शन मत करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है कि कन्यादान कविता के माध्यम से समाज की किस बुराई का पता चलता है, तो किस बुराई का पता चलता है कि महिला उत्पीड़न की। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है दुख वाचना शब्द में निहित अर्थ क्या है, तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है जीवन में आने वाले दुखों की समझ न होना, दुख से उभरने की क्षमता होना, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना और दुख के क्षणों में मुस्कुराना। तो क्या हो जाएगा दुख वाचना शब्द से क्या तात्पर्य है कि जीवन में आने वाले दुखों की समझ न होना। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से क्या आशय है, तो क्या आशय, स्पष्ट बातों को समझना। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कि लड़की की माँ को लड़की में किन दुखों की चिंता है, तो लड़की को जो माँ है उनको लड़की की किन दुखों की चिंता है। ठीक है, तो कौन से दुखों की चिंता है दोस्तों, संभावित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि नीलकमल मासिक शब्द किस प्रकार समास है, तो किस प्रकार का समास है, ये नीलकमल मासिक शब्द जो है वो किस प्रकार का समास है। समास आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो समास अगर पढ़े होंगे तो नीलकमल जो है मासिक शब्द किस प्रकार के समास से बना होता है, वो कर्मधारय समास देते हुए होता है ना। नीलकमल क्या लिखा है, नीलकमल, तो क्या लिखते हैं हम लोग कि नील है जो कमल। ठीक है, लिखते हैं ना हम लोग, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन 22 हमसे पूछ रहे हैं आप, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बना होता है उस बने पद को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए और में भी दिया गया है, तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहां कौन सा समास होगा, तो कौन सा समास होगा। याद रखिएगा जब भी समास में पूछता है कि पहला पद जो होगा किसी भी वर्ड में, ठीक है, वर्ड मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, तो पहला पद अगर अव्यय और प्रधान होता है, ठीक है, तो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों, वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए
अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन 25 हमसे पूछ रहा है कि नीला है जो अंबर विग्रह शब्दों का सही समस्त पद क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? नीलांबर। नील है जो अंबर, इसको क्या बोलते हैं? नीलांबर। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? रातों रात। ठीक है, रात ही रात, तो क्या होगा? रातों रात। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेंगे। पूछ रहा है कि त्रिभुज किस प्रकार का समास है? तो त्रिभुज किस प्रकार का समास है दोस्तों? तो किस प्रकार का समास है? त्रिभुज जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तीन भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर समास से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समास के लिए मैं आप लोग का एग्जाम के टाइम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक की मदद से समझेंगे। अभी आप लोग ऐसे समझिए, उसके बाद हम समास को डिटेल से करेंगे। ठीक है, इसीलिए चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुवन किस प्रकार का समास है? त्रिभुवन जो है किस प्रकार का समास है? तो वो भी क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुज, त्रिभुवन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार द्विगु समास का वो ये उदाहरण है। तो 28 का ऑप्शन उससे एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कि खेल कूद किस प्रकार का समास है? जो खेल कूद है वो किस प्रकार का समास है? तो द्वंद्व समास है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है कि पाप पुण्य किस प्रकार का समास है? किस प्रकार का समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग देख ले टोटल 30 के 30 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का चांस है बहुत ही ज्यादा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को कराया जाएगा एग्जाम का बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी। इसीलिए भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और एक चीज बता देना कि भाई फोकस एवी नाम का यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल पे बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। तो अगर आप भी चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, माता की जय।